गुड को मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? इधर दिव्यांशु, निशु, सोनिया, चंचल, ऑडियो वीडियो क्लियर है आपको? ओके, तो कंटिन्यू करते हैं क्लास। लास्ट क्लास में हमने टॉर्क निकाला था, टाउ इज इक्वल टू एम बी, जो कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि एम इज इक्वल टू एन आई होता है। आज हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये वही टॉपिक्स हैं जो हमने पहले किए हुए हैं, हम दोबारा कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। potential energy potential energy of a magnetic dipole in magnetic field। ठीक है, तो कोई भी मैग्नेटिक डायपोल किसी मैग्नेटिक फील्ड में होगा, यानी कि जैसे हमने लास्ट क्लास में मैग्नेट बार को किस में रखा हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ था, तो उसके अंदर हमने टॉर्क निकाला था। ठीक है, 2L इसकी लेंथ थी और ये एंगल थीटा बना रहा था, फोर्स F लग रहा था, तो इसके बेस पे हमने टॉर्क निकाला था, दैट इज एम बी साइन थीटा, ये निकाला था। यहाँ पे एम क्या था, मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, व्हाट इज एम, मैग्नेटिक मूवमेंट। आज हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए एज वी नो कि टॉर्क जो है वो क्या है हमारे पास, टॉर्क है टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। बट मान लीजिए कि ये जो डाइपोल है इसको आपको रोटेट करना है, पर स्मॉल एंगल डी थीटा के लिए रोटेट कर रहे हो, तो रोटेटिंग द डाइपोल, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हम निकालते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग स्मॉल एंगल डी थीटा। तो क्या बनेगा वर्क डन फॉर्मूला, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा, ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा, ये फॉर्मूला बनेगा। और ये फॉर्मूला बनने के बाद अब टाउ हमने पता है कि टाउ इज इक्वल टू क्या है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा डी थीटा, ये आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं तो मैंने बताया हुआ है कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो हम क्या कर लेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालेंगे। तो नाउ टोटल हमें वर्क डन निकालना है, total amount of work done for थीटा 1 to थीटा 2, यानी थीटा 1 से थीटा 2 एंगल हम चेंज कर रहे हैं, तो ये चीज हमें करनी है। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आप निकालोगे तो इंटीग्रेशन करोगे डी डब्ल्यू, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एम बी साइन थीटा डी थीटा, दैट इज एम बी साइन थीटा डी थीटा, और कहाँ से, थीटा 1 से लेकर थीटा 2, थीटा 1 से लेकर थीटा 2। ना एम बी साइन थीटा डी थीटा की बात हम कर रहे हैं, थीटा 1 से थीटा 2, एम कांस्टेंट बी कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन थीटा का। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी बताइए, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा। ओके,
तो वर्क डन इज इक्वल टू एम बी माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से लेकर थीटा 2, ये इसका क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। अब माइनस कॉस थीटा डी थीटा इसका इंटीग्रेशन हो गया, तो माइनस को हम बाहर निकाल लेंगे, माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1, अपर माइनस लोअर, याद है ना, अपर माइनस लोअर। तो ये क्या आ गया, अमाउंट ऑफ वर्क डन, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें पता है कि जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो U इज इक्वल टू वर्क डन विच इज माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी आ गया, किसके लिए, डाइपोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट? आ गया सभी को समझ में? तो जल्दी से इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे करना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। इसमें कंडीशन हम क्या डाल सकते हैं, इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा 1 90 डिग्री होगा तो कॉस 90 क्या होता है, जीरो, कॉस 90 क्या होता है, जीरो, माइनस एम बी कॉस थीटा माइनस कॉस 90, तो हमारे पास u इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस एम बी कॉस थीटा। ठीक है, माइनस एम बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा कब लगाते हैं, जब डॉट प्रोडक्ट होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं m डॉट बी। ठीक है, m डॉट बी, कॉस थीटा को हटा के m डॉट बी, ये म्यू नहीं है, ध्यान रखना m है, m cos m dot b, that is potential energy of magnetic dipole, यानी कि बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड। कर लिया नोट? नोट कर लो तो डन कह देना। डन, सोनिया डन? डन, ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, एक गॉस लॉ पढ़ा आपने चैप्टर 1 में, और एक अब पढ़ोगे मैग्नेटिज्म। ठीक है, वहां पे गॉस लॉ क्या पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस होता है, जो कि क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। ठीक है, यानी 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू टोटल चार्ज होता है, ये पढ़ा है वहां पे। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए गॉस लॉ, जब भी कोई क्लोज एरिया है,
ठीक है, जिसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड होके निकल रही है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस होके इस एरिया से निकल रही हैं, तो जब भी इसका गॉस थ्योरम का मैग्नेटिक फ्लक्स निकालोगे, क्या निकालोगे? मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी, तो वो क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ई डॉट की जगह पे क्या आ जाता है? बी डॉट डी एस आ जाता है ना? और ये यहाँ पे जीरो होगा हमेशा। किसी भी क्लोज सरफेस के लिए गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, तो वो हमेशा इक्वल टू किसके होंगी? जीरो के बराबर होंगी, जबकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का गॉस थ्योरम ये नहीं कहता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, जरा समझिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हैं, जो ये वाला था जो हमने पहले पढ़ा हुआ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या है कि अगर आप देखोगे तो जब भी एरिया इसमें से होके निकलेगा, सॉरी हाँ, क्लोज चार्ज इसमें से निकलता है, तो बेसिकली उसमें क्या होता है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तो बात नहीं कह रहे हैं कि अगर कोई क्लोज सरफेस है तो उसके अंदर टोटल चार्ज की बात हो रही होती है। किसकी बात हो रही होती है? टोटल चार्ज की, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, तो ये चार्ज की बात हो रही होती है। तो जब भी आप टोटल चार्ज लेते हो तो प्लस प्लस थ्री प्लस और वन माइनस, यानी कितना बचा? प्लस टू। बट मान लो कि अगर एक प्लस और एक माइनस हो, इस टोटल चार्ज में क्या हो? एक प्लस और एक माइनस हो, तो इसका अगर टोटल चार्ज निकालोगे तो कितना आएगा? जीरो। फिर तो इसका भी आंसर जीरो आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे दो पोल एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में दो पोल एग्जिस्ट करेंगे, यानी पॉजिटिव नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा? जीरो आएगा। सिंपल सी बात है। और मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से फील्ड ऑफ लाइन जा रही हैं, तो किसी एरिया में से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो इसका मतलब वो नॉर्थ से साउथ जा रही हैं, यही मतलब है ना? नॉर्थ से साउथ जा रही हैं, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ नॉर्थ नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ साउथ से आ रही हैं। तो बेसिकली यही मतलब हुआ कि अगर ये यहाँ पे नॉर्थ प्रेजेंट है तो साउथ भी प्रेजेंट है। कभी भी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, हमेशा नॉर्थ और साउथ दोनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो जब सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है तो दोनों पोल एग्जिस्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो आंसर हमेशा क्या आना है? जीरो, जिस तरीके से यहाँ पे आया था। इसलिए गॉस थ्योरम में कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए उसका आंसर जीरो के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अगर किसी क्लोज एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं और उसका अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स निकालोगे तो हमेशा कितना आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, समझ गए सभी को? अगर समझ में आ गया तो एक बार यस कर देंगे, ताकि मुझे पता चल जाए, या अगर किसी को डाउट है अभी भी वो पूछ सकता है। दिव्यांशु, सोनिया, चंचल, निशु, ओके, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, according to Gauss law for magnetism, the net magnetic flux through any closed surface, the net magnetic flux through any closed surface is always zero. The net magnetic flux through any closed surface is always zero. The net magnetic flux through any closed surface is always zero. और उसके बाद ये फॉर्मूला लिख लेंगे। Done. Next topic, magnetic element. Next topic, magnetic elements.
मैग्नेटिक एलिमेंट्स डेफिनेशन लिख लीजिए, मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ at a place are the quantities, magnetic elements of earth at a place are the quantities which describe completely, magnetic elements of earth at a place are the quantities which describe completely, which describe completely in magnitude as well as direction, in magnitude as well as direction. The magnetic field of earth at that place, the magnetic field of earth at that place, magnetic element of earth at a place are the quantities which describe completely in magnitude as well as direction the magnetic field of earth, the magnetic field of earth at that place. मतलब कि मैग्नेटिक एलिमेंट्स वो क्वांटिटीज हैं जो कि किसी भी अर्थ में किसी भी पोजीशन पे प्लेस पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड करते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट। अब ये मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं क्या क्या? तो पहला है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। फर्स्ट इज मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, सेकेंड इज मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। ठीक है, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, और इसे मैग्नेटिक डिप भी कहते हैं। इसको थीटा से डिनोट करेंगे, मैग्नेटिक डिप। ठीक है, ये इसको इससे वो करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड एलिमेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो ये तीन मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में पूछा जाता है, एक एक मार्क्स में पूछ लिया जाता है, तो आपको लर्न होना चाहिए। यहाँ से अब ऐसी चीजें हैं, यहाँ से आप क्वेश्चन बनना इस चैप्टर से स्टार्ट होते हैं। अब जो हम मेनली पढ़ेंगे यहाँ से आप क्वेश्चन बनना स्टार्ट होते हैं। अभी तक जितना पढ़ा है उससे बहुत रेयरली क्वेश्चन बनते हैं, बट इनसे आप क्वेश्चन बनते ज्यादा हैं इस चैप्टर को लेके। तो मैग्नेटिक एलिमेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन यानी कि थीटा की। ठीक है, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन थीटा। अब ये होता क्या है, देखिए जब भी आप, मैंने बताया था कि किसी भी बार मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड करते हो तो वो बार मैग्नेट हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आके रेस्ट पोजीशन पे रुक जाता है। अब ये जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन बताता है तो एग्जैक्ट नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन नहीं बताता है। मतलब कि अगर ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ है तो जो बार मैग्नेट होगा वो एक एंगल, एक स्मॉल एंगल पे थोड़ा सा टिल्ट होके रुकता है। यानी कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ में फर्क है। ठीक है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ में क्या है, डिफरेंस है। यानी कि मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन और मैग्नेटिक साउथ डायरेक्शन ज्योग्राफिकल साउथ और ज्योग्राफिकल नॉर्थ से थोड़ा सा टिल्ट है, यानी एक एंगल पे डेविएटेड है। ठीक है, तो जितने एंगल पे डेविएटेड है उस एंगल को हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। ठीक है, तो जितने एंगल का वो डेविएशन है, जितने एंगल का फर्क है दोनों में, मैग्नेटिक नॉर्थ और ज्योग्राफिकल नॉर्थ में, तो उस एंगल को हम क्या बोल दे रहे हैं, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, दैट इज थीटा। क्लियर? तो डेफिनेशन लिखेंगे, द स्मॉल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस, द स्मॉल एंगल between magnetic axis and geographic axis, the small angle between magnetic axis and geographic axis at a place, the small angle between magnetic axis and geographic axis at a place is defined as the magnetic declination, is defined as the magnetic declination at the place,
declination at the place. It is represented by theta. It is represented by theta. ओके, इतनी बात क्लियर है सभी को? अब यहाँ पे एक टर्म आप पढ़ेंगे, ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है? मेरिडियन क्या है? टर्म है मेरिडियन। अब ये क्या है? देखिए, मेरिडियन है एक प्लेन, मतलब जो सिर्फ एक प्लेन को शो कर रहा है मेरिडियन। अब ये दो तरीके की मेरिडियन होंगी, एक होगी मैग्नेटिक और दूसरी होगी ज्योग्राफिक, ठीक है? देखिए, जो लाइन मैग्नेटिक एक्सिस को शो कर रही है, जैसे मान लो बोर्ड की ये ऊपर वाली जो लाइन है ये मैग्नेटिक एक्सिस को शो कर रही है, तो इस मैग्नेटिक लाइन डायरेक्शन को, मैग्नेटिक डायरेक्शन को ये लाइन शो कर रही है, तो इसके नीचे वाला जो पार्ट है, ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड क्या शो कर रहा है? एक प्लेन शो कर रहा है। तो ये जो प्लेन शो कर रहा है, ये प्लेन बेसिकली क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन, मतलब मेरिडियन को शो कर रहा है। ये प्लेन क्या शो कर रहा है? मेरिडियन को शो कर रहा है। मतलब कि एक डायरेक्शन है, यानी कि एक लाइन है मैग्नेटिक एक्सिस की, उस मैग्नेटिक एक्सिस की ये जो प्लेन है, इस प्लेन को हम क्या कह रहे हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है? एक और एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे मान लो कि ये जो मार्कर है, ये जो मार्कर है ये सिर्फ मैग्नेटिक डायरेक्शन को शो करता है, मतलब कि मान लीजिए अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ और साउथ, उसको शो कर रहा है। इस तरफ नॉर्थ है और इस तरफ साउथ है, तो ये लाइन उसको शो कर रहा है। तो इस लाइन यानी इस मार्कर के नीचे वाला जो प्लेन है, मतलब कि मेरा जो हाथ हो गया, ये जो पूरा प्लेन हो गया, ठीक है? ये जो प्लेन सिर्फ ये वाला एक तरीके की शीट समझ लीजिए, ये जो प्लेन है, ये शीट है, इसको हम मेरिडियन कह रहे हैं। समझ में आया सबको? मेरिडियन का मतलब समझ में आया? रचित कहाँ रह गए थे? समझ में आ गया सबको? एक बार यस कर दो। मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब अगर समझ में आ गया, मेरिडियन का मतलब समझ में आ गया तो निशु, चंचल, सोनिया, दिव्यांशु, आशीष। ओके, मेरिडियन का मतलब है एक प्लेन, मतलब मान लो एक शीट, ठीक है? वो शीट मेरिडियन है। अब वो शीट किसके नीचे रखी हुई है वो डिपेंड करता है। मान लो कि ये मैग्नेटिक डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो इसके नीचे जो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा, यानी कि इसके नीचे का प्लेन, मतलब मान लो कि एक मैं पेपर लेके इसके नीचे ऐसे लगा दूं, इस तरीके से पेपर लेके मैं लगा दूं, तो वो पेपर क्या कहलाएगा? मेरिडियन कहलाएगा। तो मतलब एक तरीके की शीट है, जो लाइन एक डायरेक्शन, मैग्नेटिक डायरेक्शन को शो कर रही है, उसके नीचे की जो प्लेन है, एक उसके नीचे की जो शीट है, उस शीट को हम क्या कह दे रहे हैं? मैग्नेटिक या मेरिडियन। इधर वाला हिस्सा कुछ नहीं है, इधर वाला कुछ हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ इस डायरेक्शन, उस लाइन डायरेक्शन के नीचे वाला, मतलब जिस प्लेस पे आप बात कर रहे हो, मतलब मैं अपने प्लेस, इस प्लेस पे खड़ा हूँ, इस प्लेस में जो मैग्नेटिक की डायरेक्शन होगी, उसके नीचे का जो प्लेन होगा, उस प्लेन को हम क्या कह देंगे? मेरिडियन कह देंगे। क्या कह देंगे? मेरिडियन कह देंगे। क्लियर है आशीष? वैसे समझ में आया? तो ये होता है मेरिडियन। इसी तरीके से अगर मैग्नेटिक मैग्नेटिक डायरेक्शन के अगर नीचे की शीट की बात करें तो मैग्नेटिक मेरिडियन हो जाएगा। उसी तरीके से अगर ज्योग्राफिक डायरेक्शन की बात करेंगे तो उसके नीचे की शीट होगी तो उसको ज्योग्राफिक मेरिडियन कह देंगे, ठीक है? तो इस तरीके से एक मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया, एक ज्योग्राफिक मेरिडियन हो गया। मतलब कि एक बोर्ड दिखाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन और दूसरा बोर्ड दिखाएगा ज्योग्राफिक मेरिडियन, ठीक है? इस तरीके से समझ गए? इतनी बात क्लियर है? मेरिडियन क्लियर है? ओके। तो अब एक डायग्राम मैं बता रहा हूँ, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग दैट
अभी ये मान लीजिए ये मैंने एक शीट बनाया यानी प्लेन शीट बनाया, यानी कि ये पूरा सरफेस क्या हो गया, मैग्नेटिक मेरिडियन को शो कर रहा है, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। और ये एक अलग डायरेक्शन बनाई है, ठीक है, जो कि क्या है, एंगल थीटा हो गया ज्योग्राफिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन, ठीक है, यानी कि एक मिनट वेट करें। हाँ देखिए, तो हम बात कर रहे थे मेरिडियन की, तो मैंने दो मेरिडियन बनाए हैं, दैट इज, अब देखोगे दो मेरिडियन बना दिए, तो दो मेरिडियन में एक मेरिडियन ये वाला जो दिख रहा है ये क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है। और ये वाला है ज्योग्राफिक मेरिडियन, जो कि ज्योग्राफिक साउथ और नॉर्थ को शो कर रहा है। और हमने अभी पढ़ा था कि मैग्नेटिक और ज्योग्राफिक दोनों के बीच में एक स्मॉल एंगल होता है, दैट इज वो कितना है, थीटा, ठीक है, तो ये थीटा एंगल दोनों के बीच में है, क्लियर है। अब ये जिस पॉइंट पे, मतलब ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग बन सकता है, ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग बन सकता है। ये जिस पॉइंट पे मैंने बनाया वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की कोई स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगी।
तो मैग्नेटिक फील्ड की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ अगर आप निकालते हो तो ये मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, ठीक है, जिस पॉइंट पे ये मैंने मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन बनाया है, और ये बना दी मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यानी स्ट्रेंथ, समझ लीजिए, ठीक है। नाउ अब बात आती है इसमें, ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये वाला जो पार्ट होगा इसको बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट। क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ने क्या करा है, दो वेक्टर कंपोनेंट बना लिए, जैसे हम वेक्टर में कंपोनेंट बनाते थे ना, उसी तरीके से इस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के दो कंपोनेंट बन गए, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ ये वेक्टर एंगल बनाएगा जिसे हम डीप कह रहे हैं, एंगल डीप, ये, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेट एंगल ऑफ डीप या मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, ठीक है, ये देखा, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन या मैग्नेटिक डीप, ये एंगल। तो जो किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो एंगल बना रहा है, उस एंगल को हम क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक डीप या मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो एंगल बना रही है दैट इज मैग्नेटिक डिप या फिर मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। आई होप क्लियर होगा, अगर किसी को डाउट है तो पूछे, अदरवाइज डेफिनेशन लिखिए और ये डायग्राम बना लें, ठीक है। तो मैग्नेटिक डिप की डेफिनेशन लिख लीजिए, मैग्नेटिक डिप और मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, magnetic dip or magnetic inclination at a place, magnetic dip or magnetic inclination at a place is defined as the angle, is defined as the angle which the direction of total strength, defined as the angle which the direction of total strength, direction of total strength of earth's magnetic field, of earth's magnetic field makes with a horizontal line, a horizontal line in magnetic meridian, a horizontal line in magnetic meridian। जूम वाले दोबारा से रिकनेक्ट कर लो, क्लास टाइम इसका हो गया है, मैं दोबारा बना रहा हूँ, आप दोबारा बना लो, कनेक्ट कर लो। हाँ जी, तो डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूँ मैं, मैग्नेटिक टिप और मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन एट ए प्लेस is defined as the angle, is defined as the angle which the direction of total strength, defined as the angle which the direction of total strength of earth's magnetic field, of earth's magnetic field makes with the horizontal line, makes with the horizontal line in magnetic meridian, in magnetic meridian. Magnetic dip or magnetic inclination at a place is defined as the angle which the direction of total strength of Earth's magnetic field makes with the horizontal line in magnetic meridian। क्लियर है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैंने बता ही दिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, टोटल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के दो कंपोनेंट बनेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही है, लिखिए डेफिनेशन, इट इज द कंपोनेंट ऑफ टोटल इंटेंसिटी, it is the component of total intensity of Earth's magnetic field, it is the component of total intensity of Earth's magnetic field in the horizontal direction, in the horizontal direction in magnetic meridian,
in the horizontal direction in the magnetic meridian. It is the component of total intensity of Earth's magnetic field in the horizontal direction in magnetic meridian. ठीक है, अब आपको पता है कि हम जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाते थे तो जिसके साथ एंगल बनता था उसके साथ क्या लेते थे, कॉस थीटा। तो देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाओगे तो क्या बनेगा, बी कॉस थीटा, थीटा यानी डी। इसी तरीके से वर्टिकल कंपोनेंट बनाओगे तो क्या बनेगा, बी साइन डेल्टा। ठीक है, तो ये वही कंपोनेंट हो गया कि जिस तरीके से कंपोनेंट आप बना रहे हैं। नेक्स्ट, अब आपको अगर याद होगा तो हमने ये बन गया, वही रिजल्टेंट निकालना हो, बी निकालोगे तो वही रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला है, इसमें कुछ अलग नहीं है। बट अब देखिए अगर आप इसका रेशो निकालते हैं, ठीक है, आप क्या निकालते हैं, रेशो भी निकालते हैं। ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, इसको आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहेंगे। ठीक है, तो ये इसके डेफिनेशन के नीचे आप लिख लेना h इज इक्वल टू बी कॉस थीटा यानी डिप डेल्टा। ठीक है, और रेशो अगर निकालोगे तो रेशो भी निकाल सकते हो, यूज हो जाता है कई बार, दैट इज बी साइन अपॉन में बी कॉस इज इक्वल टू वी बाय एच। बी से बी गया तो आप देखोगे कि टेन जो होगा वो v बाय एच के बराबर होगा, यानी वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच में एक रिलेशन आ गया। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच में क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। इतना ही मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में था, यानी कि पॉइंट्स के बारे में था। किसी को कोई डाउट या समझ में आ गया तो एक बार यस लिख दो या फिर नो डाउट करके लिख दो। चंचल, सोनिया, निशु, ठीक है, तो यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूट्रल पॉइंट। ये बस एक फॉर्मूला बेस है, कई बार आ जाता है। बहुत से टॉपिक हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट है भी नहीं। ये नोट कर लिया आपने, इसको नोट कर लो, देन हम आगे चले। ये चैप्टर बस एक क्लास का और रह गया मेरे ख्याल से, नहीं एक और रहेगा, छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं। कर लिया नोट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये कुछ नहीं है, ऐसी है, ये रेशो है। मतलब मैं बोल रहा था रेशो अगर आप निकालोगे तो v बाय एच है, इसके नीचे कुछ नहीं है, वो रेशो निकाला है। तो नेक्स्ट लिखिए न्यूट्रल पॉइंट। देखिए क्या होता है कि जब आप मैग्नेट्स को, मतलब कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैग्नेट्स को अगर आप कहीं प्लेस करते हैं तो उनका एक न्यूट्रल पॉइंट आता है जहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, दोनों मैग्नेटिक का कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो उस पॉइंट्स को हम निकालेंगे। इसमें लिख सकते हो न्यूट्रल पॉइंट, टॉपिक डालिए न्यूट्रल पॉइंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और नेक्स्ट टॉपिक लिखिए न्यूट्रल पॉइंट्स। These points were net magnetic field. These points were net magnetic field
these points where net magnetic field due to the magnet and magnetic field due to the magnet and magnetic field due to the earth due to the magnet and magnetic field due to the earth is zero are called neutral points. ठीक है, are called neutral points. तो पहला न्यूट्रल पॉइंट हम लिखेंगे, इसमें लिखिए फर्स्ट न्यूट्रल पॉइंट, पहला पॉइंट, when a magnet is placed with its north pole when a magnet is placed with its north pole with its north pole towards geographic south. When a magnet is placed with its north pole towards geographic south, यानी कि मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है उसको ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ अगर आप रखोगे, then neutral point lie on axial line of magnet. Then neutral points lie on axial line of the magnet, यानी बार मैग्नेट की जो एक्सियल लाइन होगी उसी पे न्यूट्रल पॉइंट लाई करेगा. और फॉर्मूला क्या होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 md, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 md अपॉन में d स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक है, और ये ध्यान रखना, ये जो मैग्नेटिक में B जो हम यूज करेंगे, ये B जो यूज करेंगे ये हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होगा, ध्यान रखना. ठीक है, ये किसके बराबर होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होगा, क्योंकि आप ये जो न्यूट्रल पॉइंट निकाल रहे हो कहीं ना कहीं अर्थ के किसी प्लेस पे निकाल रहे हो, और जब किसी प्लेस पे निकालोगे तो बेसिकली आप क्या बात कर रहे हो, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक एलिमेंट्स की बात कर रहे हो. तो अगर मैग्नेटिक एलिमेंट्स की बात कर रहे हो तो इसका मतलब वहां का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैटर करता है. तो इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड यूज होगी वो कौन सी यूज होगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूज होगी. तो B इज इक्वल टू H के बराबर होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. क्लियर है, ये कब होगा, जब नॉर्थ पोल किसके होगा, ज्योग्राफिक साउथ की तरफ होगा. नॉर्थ पोल किसके बराबर, किसकी तरफ होगा, ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ की तरफ होगा. ठीक है, नेक्स्ट सेकंड लिखिए, when a magnet is placed with its north pole, when a magnet is placed with its north pole towards geographic north, when a magnet is placed with its north pole towards geographic north, यानी कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल किसके तरफ हो, ज्योग्राफिक नॉर्थ की ही तरफ हो. नॉर्थ पोल अब किसकी तरफ है, ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ है. ठीक है, देन neutral point lie on equatorial line of the magnet. Then neutral points lie on equatorial line of the magnet. Then neutral point lie on equatorial line of the magnet. पहले वाला किस पे पड़ रहा था, एक्सियल लाइन पे, अब ये वाला किस पे पड़ेगा, इक्वेटोरियल लाइन पे. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई m अपॉन में d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2. ठीक है, ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा जो कि किसके बराबर होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर, म्यू नॉट बाय 4 पाई m d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर 3/2. ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी न्यूट्रल पॉइंट से होंगे. इसमें जाके आपको मतलब बेसिकली एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपसे सॉल्व करने के लिए बोलेगा. जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के लिए एक देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो.
ए शॉर्ट बार मैग्नेट इज प्लेस्ड विद इट्स नॉर्थ पोल पॉइंटिंग साउथ, यानी कि एक शॉर्ट बार मैग्नेट है जो कि जिसका नॉर्थ पोल साउथ को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ए शॉर्ट बार मैग्नेट इज प्लेस्ड विद इट्स नॉर्थ पोल पॉइंटिंग साउथ, द न्यूट्रल पॉइंट इज 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, यानी कि न्यूट्रल पॉइंट जो है 10 सेंटीमीटर दूर है मैग्नेट के सेंटर से। इफ एच यानी एच आपको गिवन है 0.4 गॉस, 0.4 गॉस, कैलकुलेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, यानी कि क्या निकालना है, एम। तो क्या बोल दिया इसने, शॉर्ट बार मैग्नेट। अब शॉर्ट बार मैग्नेट के मतलब किसका मतलब क्या हो गया, शॉर्ट बार मैग्नेट मतलब कंडीशन लग गई, एल इज लेस देन डी, है ना, कंडीशन लग गई, तो कंडीशन लगा के सॉल्व होगा। दूसरा बोल दिया नॉर्थ पोल पॉइंटिंग साउथ, नॉर्थ पोल पॉइंटिंग साउथ यानी कि ये वाला, यानी कि ये वाला। अब इसमें अगर आप कंडीशन लगा दोगे तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, आपका फॉर्मूला बन जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2m अपॉन में d की पावर q, क्योंकि ये स्क्वायर स्क्वायर होगा तो d की पावर 4 हो जाएगा और एक d से कैंसिल होगा तो बच जाएगा d का q, ठीक है, सिंपल है। तो बस, और b किसके बराबर होता है, h के, तो यहाँ पे h की वैल्यू मिल जाएगी, b किसके बराबर होगा, h के, तो आपको h की वैल्यू पता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू पता है 10 रेज टू पावर -7 इंटू 2 इंटू एम, एम हमें कैलकुलेट करना है यानी मैग्नेटिक मूवमेंट, और डी की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ 0.1, 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ 0.1 मीटर में, तो 0.1 का क्यूब। सो बेसिकली आप मेरे ख्याल से आप सॉल्व कर लेंगे इजिली इतनी कैलकुलेशन, तो आई होप सबको क्लियर है न्यूट्रल पॉइंट का हिसाब किस तरीके से करना है। अगर किसी को अब भी कोई डाउट है तो पूछिए, और अगर नहीं है तो नो डाउट कर दीजिए या यस सर लिख दीजिए। यस सर लिखोगे तो मतलब नहीं, डाउट है, नो डाउट मतलब नहीं है। क्वेश्चन रिपीट कर दूं, क्वेश्चन, ए शॉर्ट बार मैग्नेट इज प्लेस्ड with its north pole pointing south. A short bar magnet is placed with its north pole pointing south. The neutral point is 10 centimeter away from the center of the magnet. The neutral point is 10 centimeter away from the center of the magnet. If H, capital H is equal to 0.4 Gauss, 0.4 Gauss, calculate magnetic moment of the magnet. Calculate magnetic moment of the magnet. Calculate magnetic moment of the magnet. हाँ जी, any other doubt? आशीष, रचित, चंचल, सोनिया, निशु, देवांशु, चलो तो फिर आज के लिए इतना ही काफी, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।